बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, अल्पकाल एवं दीर्घकाल की लागत वक्रों की व्याख्या कीजिए तथा औसत लागत व सीमांत लागत जो लागत होती है उसके बीच में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब अल्पकाल और दीर्घकाल की जो लागत होती है उसकी वक्रों की आपको व्याख्या करनी है तथा औसत लागत क्या होती है और सीमांत लागत क्या होती है, उनके बीच में आपको संबंध स्थापित करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। तो ये वीडियो आपको पूरा पढ़ाऊं इससे पहले अगर ये पीडीएफ फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाओगे फाइल वाले जो आपके सामने सेक्शन, वहां पे जाके सर्च कर लेना इकोनॉमिक्स। ये पीडीएफ फ्री में आपको देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, वहां से जाकर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहो खरीद सकते हो। तो अल्पकाल की आपके सामने लागत करो क्या आता है? अल्पकाल की कुछ लागत स्थिर फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं जो उत्पादन से स्वतंत्र होती हैं, जैसे किराया। कुछ लागत वेरिएबल होती हैं जो उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ती हैं, जैसे कि कच्चा माल। मतलब देखो, आपने कंपनी खोली है, एक कंपनी खोली है, आपको मैं कंपनी का मालिक बना देता हूं। आपने क्या क्या कोई कंपनी खोल ली, तो वहां पर दो प्रकार की चीजें होंगी। क्या? एक तो होगी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब आपने क्या क्या भाई, जो जमीन, जिस जमीन पे आपने क्या क्या, आपने खुद की जमीन नहीं खरीदी, आपने किराए पर ले ली, है ना, और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं अगले 2 सालों तक इसका किराया आपके सामने मान लो 30,000 रुपये दूंगा। समझ में आ गया? फिक्स कर लिया। अब क्या होगा, आपका किराया है ना वो हमेशा फिक्स रहेगा, जितना लगेगा उतना ही लगेगा। समझ में आ गया? अगले वाला क्या है? अगला खर्चा किस पे होता है? अगला खर्चा होता है आपके सामने कुछ चीजें होती हैं जिसपे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम ज्यादा हो सकता है आपके सामने। मजदूरों की कीमत हमेशा फिक्स रहेगी। वो कहां पर रहेगी? पहले भी फिक्स थी, 1 साल तक तो कम से कम फिक्स रहेगी, उसके बाद में घटा बढ़ा सकते हो आप, लेकिन 1 साल तक वो फिक्स रहेगी। 1 साल तक आपका किराया भी फिक्स रहेगा। लेकिन कच्चा माल, कच्चा माल क्या है? आप क्या खरीद रहे थे? मान लो कि आप ये जो ब्लॉक आते हैं ना, सीमेंट के ब्लॉक आते हैं, वो बना रहे हो आप, जो घरों में आजकल यूज करने लगते हैं ना, आपके सामने सड़कों में भी जिनको लगाया जाता है, उनका ब्लॉक निर्माण कर रहे हो। अब क्या, सीमेंट की प्राइस बढ़ गई, कभी बजरी की प्राइस बढ़ गई। तो इस प्रकार से कच्चे माल का जो उत्पादन के होता है ना, कच्चा माल है, उसकी प्राइस, उसकी कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है आपके सामने? वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी चीज होती है उसकी जो आपके सामने जो प्राइस होती है वो घटती बढ़ती रहती है, उसको वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इसका अगला पॉइंट है औसत लागत, एवरेज कॉस्ट। अल्पकाल में एवरेज कॉस्ट का वक्र हमेशा किस आकार का होता है? आपके सामने यू आकार का होता है। मतलब सबसे कम समय में जो एवरेज कॉस्ट का जो आकार होता है वो यू आकार का होता है। पहले घटता है और फिर बढ़ता है। मतलब क्या होगा? पहले उसका मान घटेगा, पहले जो एवरेज कॉस्ट का मान है वो घटता है, और फिर वो क्या होता है आपके सामने बढ़ता है। मतलब मैं समझाऊं आपके सामने, जितना पैसा लग रहा था ना, पहले आपके सामने धीरे धीरे घटेगा, फिर धीरे धीरे और ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। हासमान प्रतिफल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का नियम के कारण ये ऐसा होता है। किसके कारण? आपके सामने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब धीरे धीरे आपके सामने क्या रिटर्न घटते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले भाई आपके शुरुआत में खर्चे ज्यादा लगेंगे तो आपको पैसा कम कमाएगा, फिर धीरे धीरे आप और कमाने लग जाओगे तो पैसा आपका बढ़ने लग जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला है दीर्घकाल का लागत वक्र क्या होता है? दीर्घकाल का लागत वक्र क्या होता है? दीर्घकाल वो समय होता है जब सभी लागत परिवर्तित होती है, उत्पादन अपनी फैक्ट्री का आकार बदल सकती है। मतलब अब क्या हुआ, पहले आपने जो फैक्ट्री के मालिक थे, अब आप क्या, एक प्लाट चलता था पहले आपका, समझ में आ गया? अब आपका एक प्लॉट बहुत शानदार चला, आपने बहुत सारे पैसे कमाए, अब आपने क्या किया, एक प्लाट और खरीद लिया। समझ में आ गया? तो अब क्या होगा, आपके सामने सारी सारी की चीजें, आपका जो किराया है भाई, पहले 30,000 लगता था, अब हो सकता है आपने नई जगह, तगड़ी जगह खरीदा, आपके सामने ऐसी जगह है जो बाजार में है एकदम, तो 50,000 रुपये किराया लगेगा आपका, वो बढ़ गया। बाजार जो मजदूर है वो और ज्यादा तगड़े लेकर आ रहे हो आप, बढ़िया, जिनको और ज्यादा स्किलफुल है वो और ज्यादा पैसे लेंगे, कच्चे माल की कीमतों में भी पैसे लग रहे हैं। तो दीर्घकाल वो लंबा समय होता है जिसमें क्या होता है आपके सामने, 10-15 साल में अगर आप चीजों को देखोगे तो हर चीज में पैसा बदल जाता है। पहले वाली फैक्ट्री थी, उसकी क्या होगी आपके सामने भाई, 1 साल पहले जो किराया 10,000 लगता था, बढ़ा के उसने 15,000 कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ गया, मजदूरों की कॉस्ट भी बढ़ गई। तो लंबे समय में वो समय काल होता है जब सारी की सारी चीजें क्या होती है, बदलती हैं। कभी भी जो लागते हैं, और भाई जितना पैसे का प्रोडक्ट बेचते थे वो भी आपके सामने अब ज्यादा पैसे का बेचने लग गए आपके सामने। एलएसी वक्र, ये यू आकार का होता है और ये अधिक स्पष्ट होता है। मतलब लंबे समय का बात करें तो ये अधिक सपाट इस प्रकार का होगा।
समझ में आ गया आपके सामने। पहले चीजें थोड़ी सी आप वही कमाई घटेगी, फिर थोड़ा कांस्टेंट चलता है, फिर आपके सामने बढ़ती है। ये एलएसी वक्र अल्पकाल में कई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट वक्रों को भी घेर के रखता है। इसमें क्या होता है आपके सामने, कई आपके सामने ऐसी शॉर्ट रन के जो एवरेज कम, भाई जो पहले 5 साल का जो एवरेज कर्व था उसको घेर लिया, 10 साल का, 15 साल का, इस प्रकार से जो कई शॉर्ट रन के जो एवरेज कॉस्ट वक्र होते हैं उनको भी अपने अंदर घेर कर रखता है। लिफाफा कर्व के नाम से जाना जाता है, इसको इनवेलप कर्व के नाम से जाना जाता है। क्यों? ऐसे वाले रूप में होता है, ज्यादा बड़ा, थोड़ा चौड़ा सा, है ना। इसका सपाट, नीचे वाला सतह ज्यादा सपाट देखने को मिलती है। कारण क्या होगा? एलएसी वक्र पहले पैमानों की बचत, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के नीचे आता है, फिर पैमानों की हानियों को ऊपर लेकर आता है। तो ये पहले बचत को नीचे लेकर आएगा, फिर जो आपके सामने आने वाली जो पैमाने उनको ऊपर लेकर आता है। समझ में आ गया भाई? ये सारी की सारी चीजें आपके सामने वक्र वगैरह वाले कॉन्सेप्ट हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। सीमांत लागत, एवरेज जो कॉस्ट क्या होती है? एक अतिरिक्त इकाई में उत्पादन की लागत जब औसत लागत से अधिक हो, मतलब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होती है, तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है आपके सामने? मतलब मार्जिनल कॉस्ट कम होती है एवरेज कॉस्ट से, मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या, जितना पैसा बच रहा हो तो एवरेज कॉस्ट घटती है। जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगी तो एवरेज कॉस्ट क्या होगी? बढ़ती है। जब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा होगी, तो एवरेज कॉस्ट क्या? बढ़ती है। और जब बराबर होती है तो आपके सामने क्या होता है? न्यूनतम बिंदु पर चली जाती है। तो यह समझ लो आपके सामने मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल के बीच में, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में जो संबंध ऐसे चुपली वाला हो तो ये घटेगी, ऐसे वाला मुंह खोल रखा हो इसने मतलब बढ़ने वाला तो बढ़ती है, और जब आपके सामने बराबर होती है तो न्यूनतम बिंदु पर चली जाती है। मार्जिनल वक्र हमेशा एवरेज वक्र के न्यूनतम बिंदु से नीचे की ओर काटता है। तो मार्जिनल जो वक्र होता है ना, वो हमेशा एवरेज वक्र को उसका जो सबसे निचला बिंदु होता है ना वहां पर जाकर काटता है। उदाहरण के लिए आपकी कक्षा में औसत 70% है, नए विषय में 80% आते हैं, तो एवरेज भी बढ़ जाएगा। इसका अर्थ यही है, देखो मैं आपके सामने अच्छे से समझाऊं। जब क्या होता है मार्जिनल, जो आपके सामने मार्जिनल मतलब क्या होगा? जो नया सब्जेक्ट, नया विषय जोड़ा, उसमें कितनी प्राइस बढ़ रही है। तो अगर कोई नई चीज जुड़ी, सीधा सिद्धांत देखो, आपके सामने क्या हुआ? पहले आपके पास क्या हुआ? 10 रुपए थे, समझ में आ गया? और आपको क्या था? 10 रुपए थे, आपको 5 व्यक्तियों को देने थे, समझ में आ गया? तो आप कितने दे सकते थे? हर व्यक्ति को 2 दे सकते। तो ये एवरेज कॉस्ट होती है भाई, है ना। कितनी पैसे आपके पास है, कितने लोग हैं, तो एवरेज निकल जाता है, हर व्यक्ति के पास 2-2 रुपए आ जाएंगे। समझ में आ गया? अब आपके पास क्या हुआ? आपने एक और व्यक्ति को जोड़ा, एक और व्यक्ति को जोड़ा, लेकिन एक और व्यक्ति के जोड़ने की वजह से आपने क्या कर दिया? आपकी कमाई बढ़ी और आपके पास अब 30 पैसे हो गए। समझ में आ गया? तो अब आप किसी व्यक्ति को कितना दोगे? आपके सामने 5 रुपए एक्स्ट्रा दोगे। समझ में आ गया? तो अगर एक नया मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है तो उससे एवरेज कॉस्ट में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है आपके सामने। अब मुझे उम्मीद है आपके सामने इस उदाहरण के साथ चीजों आपके सामने समझ में आ गई। अगर एक कक्षा का औसत 70% था, एक नया सब्जेक्ट जुड़ा जिसमें बच्चों के 80% से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो आपका एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, एवरेज नंबर है वो बढ़ जाएगा। तो यह था अल्पकालीन व दीर्घकालीन में लागत वक्रों की व्याख्या बताई मैंने। एवरेज कॉस्ट व सीमांत वक्र के बीच में क्या संबंध था उसके बारे में भी विस्तार से देखा अपन ने। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, परिवर्ती अनुपात नियम क्या होता है, उसकी व्याख्या रेखा चित्रों की सहायता से कीजिए। मतलब परिवर्ती अनुपात नियम क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसकी व्याख्या आपको रेखा चित्रों की सहायता से करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, इसको विस्तार से देखेंगे अपन। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, अगर जो ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, अगर आपको इसको फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आपके सामने फाइल वाले सेक्शन में जाकर क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक्स सर्च कर लेना। क्या इकोनॉमिक्स, ये जो स्पेलिंग लिख रहा हूं यहाँ पर, यही सेम टू सेम सर्च कर लेना। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, जाकर पढ़ लेना। साथ के साथ अन्य वीडियो देखना चाहते हो इस पेपर से संबंधित, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाकर आपके सामने अन्य वीडियो भी फ्री में आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपके सामने फ्लिपकार्ट मंत्रा से जो मैंने टैग कर रखा, उससे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। परिवर्ती अनुपात का नियम क्या होता है? परिवर्ती अनुपात का नियम क्या होता है? यह नियम अल्पकाल शॉर्ट रन में लागू होता है। यह बताता है कि एक कारक जैसे श्रम
स्थिर कारक जैसे भूमि या मशीनरी के साथ बढ़ाया जाता है तो उत्पादन किस तरीके से बदलाव आता है। ये नियम उत्पादन की 3 अवस्थाएं दिखाता है आपके सामने। कैसे अवस्थाएं दिखाएगा? 3 दिखाएगा। मतलब भाई अब मैं आपके सामने एक उदाहरण आप लगभग बच्चे किसी किसानों के बच्चे हो आप लगभग। तो अब आपके सामने क्या होगा? आपके पहले एक जमीन थी, समझ में आ गया? आपके सामने पहले क्या थी? एक जमीन थी, आपके घर पर एक जमीन थी और उस जमीन में क्या था? कुल उत्पादन कितना हुआ करता था? मान लो आपके सामने आप 10 बोरी उगाया करते थे 1 बीघा के हिसाब से। मान लो यार कोई उदाहरण, मतलब 10 बोरी तो कहीं नहीं होती, मान लो 4-5 बोरियां तो शायद हो जाती हैं आपके सामने गेहूं की, एक बीघा की बता रहा हूं मैं, है ना। अब आपके सामने क्या क्या इस प्रकार से आपके 4 बीघा जमीन थी, समझ में आ गया? तो कितनी 20 बोरियां हुआ करती थी। अब आपने क्या करती है? जमीन को बढ़ा दिया भाई, 10 बीघा जमीन कर ली, है ना। और आपने क्या किया? अब आपको पहले 5 मजदूर रख रखे, आपने घर में 4 जने थी, है ना, तो 4 मजदूर 5 बीघा में 4 लोग आप मिलकर खेती कर लिया करते थे। अब आपकी 10 बीघा जमीन हो गई तो आपको क्या एक मजदूर एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। इससे क्या आपके सामने इस बार उत्पादन बढ़कर कितना हो गया आपके सामने? 50 हो गया आपके सामने। कितना? 50 बोरी हो गई। इस बार फसल वगैरह भी अच्छी हुई तो 50 बोरियों का आपने उत्पादन किया, कुल उत्पादन भी आपका बढ़ा। तो यही सिद्धांत आपको यही बताएगा शॉर्ट टर्म में अगर आप अपना श्रम बढ़ाते हो, मतलब कोई मजदूरों को बढ़ाते हो और अन्य कारक जैसे कि भूमि और मशीनरी को भी साथ साथ बढ़ाया जा सकता है, तो उत्पादन किस तरीके से बढ़ता है उसको क्या कहा जाता है? परिवर्ती अनुपात के नियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? परिवर्ती अनुपात के नियम के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल कितनी अवस्थाएं होती है भाई? 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या होती है आपके सामने? बढ़ती इंक्रीजिंग रिटर्न्स। कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन बढ़ती दर के साथ बढ़ता है। मतलब आपके साथ मजदूर बढ़ाए आपने क्या क्या? मजदूर भी बढ़ाए, भूमि भी बढ़ाई, है ना, और व्यवस्था भी बढ़ाई, तो क्या होगा आपके सामने? टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। मार्जिनल प्राइस क्या होगा? एमपी तेजी से बढ़ता है और फिर अधिकतम होकर घटने लगता है। समझ में आ गया आपके सामने? क्या होता है? मार्जिनल प्राइस हो गया, मतलब आप मैक्सिमम प्राइस कितना कमा सकते हो वो भी बढ़ता है, एक समय तक पूरा ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा। औसत उत्पादन क्या होता है? वो भी बढ़ता रहता है। औसत उत्पादन भी हर प्रोडक्ट का बढ़ता रहेगा आपके सामने। घटती बढ़ती, टोटल प्रोडक्शन घटता है, दर से बढ़ता है और अधिकतम होता है, और उत्पादन आपके सामने इस अवस्था में रहता है। मतलब टोटल प्रोडक्शन घटती दर से बढ़ता है। मतलब पहले क्या हो रहा? हर साल पहले क्या होता है? हर महीने आप 10 लाख रुपए 10,000 प्रोडक्ट्स 10,000 चीजें अलग ज्यादा बना रहे थे। अब आपने क्या कर दिया? बना तो रहे हो लेकिन 2,000 चीजें ही एक्स्ट्रा बना पा रहे हो। समझ में आ गया आपके सामने? तो क्या हो रहा है? टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन क्या जो पहले जितना बढ़ रहा था ना उतना नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे अब क्या होगा? कम होने लगा। अब आपके सामने आपको पता है भाई, आपका जो खेत है वो हर बार आपके सामने 5 बोरी नहीं करके देगा, कभी एक टाइम बाद में उसका क्या हो जाएगा? धीरे धीरे उसकी उत्पादकता भी कम हो जाएगी। तो इससे क्या? टोटल प्राइस जो मार्जिनल प्राइस होती है वो घटता है और शून्य हो जाता है जब टोटल प्रोडक्शन अधिकतम हो। जब टोटल प्रोडक्शन कोई भी चीज का जब मैक्सिमम हो जाएगा कोई कंपनी में, तो क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्राइस घट जाएगा और एवरेज प्राइस भी क्या होता है? आपके सामने घटना शुरू कर देता है। ये एपी मतलब क्या होता है आपके सामने? एवरेज प्राइस। ऋणात्मक वृद्धि, जब टोटल प्रोडक्शन धीरे धीरे अब क्या होगा? गिरने लग गया। तो कोई भी कंपनी है भाई, उसका कोई भी कंपनी मान लो उसका पीक आता है, पीक के बाद में क्या हो जाता है भाई? उसका टोटल प्रोडक्शन गिरने लग जाता है। तो उससे क्या होता है? उसकी मार्जिनल प्रोडक्शन भी क्या होता है? घटने लग जाता है और एवरेज प्राइस भी घटने लग जाता है। देखो सीधी सीधी बात बताऊं, देखो जब चीजें बढ़ेंगी ना, पहला क्या? उत्पादन बढ़ेगा तो उसे जो सीमांत उत्पादन है, मार्जिनल प्राइस है, वो भी बढ़ेगा और अधिकतम होने तक बढ़ेगा। समझ में? इतना याद कर लो, एवरेज प्राइस भी बढ़ेगा। अब क्या हुआ आपके सामने? अब आपका क्या हुआ? प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन जितना पहले बढ़ना चाहिए था ना उतना नहीं बढ़ पा रहा है। तो इससे क्या होगा? मार्जिनल प्राइस भी घटेगी और एक टाइम बाद में जब टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा तब शून्य हो जाएगा और एवरेज प्राइस भी घटना शुरू हो जाती है। तो चीजें तो बढ़ रही हैं लेकिन क्या प्रोडक्शन पहले जितना घट रहा था तो मार्जिनल और एपी घट जाएगी। तो इनमें दोनों में नेगेटिव ही रहता है। अगला क्या? ऋणात्मक वृद्धि में टोटल प्रोडक्शन गिरने लग जाएगा तो मार्जिनल प्राइस भी घटने लग जाती है और एवरेज प्राइस भी घटने लग जाते हैं। व्याख्या की बात करें, व्याख्या क्या होती है आपके इसके अंदर? प्रथम अवस्था, श्रम की इकाइयों बढ़ने से बेहतर तालमेल व विशिष्टीकरण आता है और इससे उत्पादन तेजी से बढ़ता है। मतलब भाई पहले आपकी कंपनी में क्या होना चाहिए था? आपके सामने 10 मजदूर की जरूरत थी और आपके कितने लगे हुए थे? 7 ही लगे हुए थे।
तो उसने क्या कर दिया, अब आपने 3 मजदूरों को और लगा दिया, तो इससे क्या हुआ, अब आपका काम तेजी से होने लग गया। भाई पहले आपके पास एक दुकान थी और उस दुकान में कितने लोगों की जरूरत थी, 10 लोगों की, लेकिन आपने पैसे बचाने के चक्कर में 7 ही लोगों को लगा रखा था। कितने लोगों को लगा रखा था, 7 ही टोटल लोगों को लगा रखा था, ताकि आपने क्या दिमाग लगाया कि ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा लेंगे। तो इससे क्या हुआ, आपके सामने जो आपको पैसे तो बचते थे आपके, लेकिन आपको जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना आप नहीं कर पाते थे। अब आपने 3 और बढ़ा दिए, टोटल 10 कर दिए। अब क्या, सबका काम डिसाइड हो गया, जिसको जो काम करना चाहिए था वो काम सबका डिसाइड हो गया। तो इससे क्या होगा, आपके सामने श्रम की इकाइयां बढ़ती हैं और इससे तालमेल बढ़िया होता है और विशिष्टीकरण आता है और उत्पादन क्या होता है, तेजी से बढ़ने लग जाता है। तो श्रम की इकाइयां बढ़ने लगी, लोग बढ़े, तो सबका काम फिक्स हो गया, सबको जो काम करना चाहिए था वो करने लगे और उत्पादन भी क्या हो गया, तेजी से बढ़ा। समझ में आ गया। द्वितीयक अवस्था कैसी है आपके सामने, स्थिर कारक, मशीनों पर जब अधिक श्रम लगने लगता है, मशीनों का कुल उपभोग तो हो रहा है, लेकिन भीड़ के कारण सीमांत उत्पादन कम हो जाता है। मतलब मशीनों पर अब अधिक श्रम लगने लगा, मतलब आपके सामने क्या हो गया, बहुत ज्यादा लोग जोड़ दिया अब आपने, मतलब आप आपका और ज्यादा समझदार, अब आपको क्या लगा, और 3 बढ़ाने से मेरे और पैसे की कमाई हो रही है, तो मैं 2 और बढ़ा लेता हूं, लेकिन क्या 2 लोगों की जरूरत ही नहीं थी। तो इससे क्या, जितना प्रोडक्शन हो रहा था ना, अब थोड़ा सा क्या मिसअंडरस्टैंडिंग फैलने लगी। अब क्या होगा, एक आदमी जो आपने 2 एक्स्ट्रा लगाए ना, वो खड़े रहते थे, या फिर आपके सामने एक आदमी काम चोरी करने लग गया, तो उसको दूसरे को लगना ये काम नहीं करता, मैं क्यों करूं। तो इससे क्या, आपके सामने भीड़ बढ़ने लगी, जितना उत्पादन होना चाहिए था उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है आपके सामने। इससे क्या हो जाता है, जो सीमांत उत्पादन, जितना उत्पादन होना चाहिए था वो कम होना हो जाता है। इसको यह उत्पादन का तर्क संगत क्षेत्र होता है। अगला तृतीयक अवस्था, अत्यधिक श्रम लगाने से यह स्थिर कारक मशीन बाधा बनने लगती है और श्रमिक एक दूसरे के काम में, मतलब क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग है ना, अब आपने और 2 हायर कर लिए, कि आपको लगा कि अरे ये इन 2 को हटाते हैं, 3 और एक्स्ट्रा लेकर आते हैं। अब क्या जाएंगे, एक दूसरे के काम में बाधा करना शुरू कर देंगे, जिससे जो उस उत्पादन बढ़ना चाहिए था आपके सामने, ज्यादा लोग जुड़ने से ज्यादा काम बढ़ना चाहिए था, लेकिन भाई आपने क्या गलती की, आपने मजदूरों को बढ़ाया, आपको मजदूरों को नहीं बढ़ाना था। आपको मजदूर बढ़ा रहे हो तो साथ के साथ आपको एक प्लाट और खरीदना चाहिए था काम करने के लिए। समझ में आ गया, जिसमें आप और पैसे लगाते और मशीनें लगाते, ताकि क्या वो 2-3 मजदूर जिनकी जरूरत थी वो भी वो वहां पर काम कर लेते। समझ में आ गया आपके सामने। तो यह है कि अत्यधिक श्रम लगाने से ज्यादा पैसा नहीं कमाया जाता। ज्यादा पैसा कैसे कमाते हो, और ज्यादा कारकों पर भी काम करके कमाते हो। समझ में आ गया। तो ये था आपके सामने पूरा का पूरा जो प्रवर्तित अनुपात का सिद्धांत। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होता है आपके सामने, पूर्ण उपयोगिता की मान्यताएं एवं विशेषताएं बताइए तथा अल्पकाल व दीर्घकाल में मूल्यों एवं उत्पादन निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। मतलब पूर्ण उपयोगिता क्या होती है, उसकी मान्यताओं के बारे में बताइए, विशेषताएं क्या क्या होती है उसके बारे में बताइए, और अल्पकाल व दीर्घकाल में मूल्यों एवं उत्पादन निर्धारण की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में विस्तार से बताइए। 2 प्रश्न आपके सामने, पूर्ण उपयोगिता की मान्यता व विशेषताएं तथा अल्पकाल व दीर्घकाल में मूल्यों के उत्पादन व निर्धारण की क्या प्रक्रिया होती है। 2 प्रश्न है, दोनों के दोनों प्रश्न को यहीं पर रिवाइज कर लेंगे आपके सामने। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ये पीडीएफ फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। समझ में आ गया आपके सामने। हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम का, वहां पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपके सामने सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। फाइल वाले सेक्शन में जाओगे, ऊपर जाकर सर्च कर लेना इकोनॉमिक्स। क्या सर्च करना आपको, इकोनॉमिक्स सर्च करना है, इकोनॉमिक्स। जैसे सर्च करोगे फ्री में आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी और वहां से जाकर पढ़ लेना, इस पीडीएफ को रिवीजन कर लेना। साथ के साथ सारा का सारा सिलेबस मैंने रिवाइज करा रखा है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, बाकी वीडियो देखना चाहो वहां से जाकर देख सकते हो। समझ में आ गया आपको अच्छे से। और अगर फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट है उसको खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अब आपके सामने प्रश्नों को। पूर्ण उपयोगिता की मान्यताएं व विशेषताएं क्या होते हैं, पूर्ण उपयोगिता होती है उसकी क्या मान्यताएं विशेषताएं होती है उसके बारे में समझेंगे। पूर्ण उपयोगिता वह बाजार होता है जहां क्रेता व विक्रेता बड़ी संख्या में होती हैं और वस्तुएं समरूप एक जैसी होती हैं। मतलब पूर्ण उपयोगिता का वह बाजार होता है जहां पर क्या होता है, चीजें बेचने वाला, विक्रेता और खरीदने वाला दोनों बहुत ज्यादा आपके सामने। समझ में आ गया। और वस्तुएं कैसी है, एक जैसी हैं। जैसे कि आपके सामने कौन सी वस्तुएं, जो किसान लेकर आते हैं,
किसान जैसे चना है, चना जैसे गेहूं है। अब गेहूं को बोने वाले कितने किसान हैं? बहुत सारे किसान हैं, लेकिन खरीदने वाला भी हर व्यक्ति, भाई हर व्यक्ति गेहूं खरीदता है आपके सामने खाने के लिए, है ना। और खरीदार भी बहुत ज्यादा आपके सामने, सभी बहुत ज्यादा खरीदार है, बहुत ज्यादा बेचने वाले हैं। इसको क्या कहा जाता है? पूर्ण उपयोगिता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। यदि कोई अकेला खरीदार या विक्रेता बाजार की कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकता आपके सामने, मतलब क्रेता और विक्रेताओं की बहुत बड़ी मतलब कोई एक अकेला खरीदार या विक्रेता बाजार की कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकता। भाई एक आदमी है, बाजार का भाव चल रहा था गेहूं का 2000 रुपए या 2500 रुपए, मान लो लगभग 2500 के आसपास ही चलता है। एक बोरी के 2500 रुपए, 100 किलो के 2500 रुपए लगते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? एक आदमी है, भाई मैं तो मेरे ना गेहूं 3000 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, तो क्या हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ा, सबने क्या कहा? रहने दे, तेरे गेहूं भी ऐसे हैं, उस रामलाल के गेहूं भी वैसे हैं, उसके खरीद लूंगा 2500 रुपए, 500 बचेंगे एक बोरी के हिसाब से। समझ में आ गया? तो अब बेचारे को क्या करना पड़ा? आर के उसको भी एक दिन बैठा रहा, 2 दिन बैठा रहा, 3 दिन बैठा रहा, और उसको लास्ट में 2500 रुपए के हिसाब से उसको बेचने पड़े। समझ में आ गया? लेकिन यही कोई एक लाख खरीदार या विक्रेता बाजार की कीमतों पर प्रभावित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना आपके सामने। समझ में आ गया आपको? इस हिसाब से अब थोड़े से दिन पहले इंडिको वाली जो सिचुएशन हुई थी, इंडिको वाले ने बोला बजाज सरकार को, बोले तुम्हें करना वो कर लो, नियमों बदलाव करो, वरना मैं तो नहीं चला रहा मेरी फ्लाइटों को, कर लो। आकार मच गया आपके सामने। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, सिर्फ 2-3 ही चीज आपके सामने एरोप्लेन कंपनियां हैं, और वहीं पे 10 होती ना तो इंडिको वाले कहते चल तेरे जैसे बहुत आते हैं, तेरी तो फ्लाइट को हम क्या कर देंगे? बायकॉट कर देंगे, नहीं खरीदेंगे, बर्बाद हो जाएगा। अपने आप प्राइसों को घटा देते वो। समझ में आ गया आपके सामने? लेकिन वहां पर पूर्ण क्या था आपके सामने? आपके सामने जो परफेक्ट कंपटीशन नहीं था। समरूप उत्पादन, होमोजीनियस प्रोडक्ट, सभी फर्में द्वारा बेचे जाने वाली वस्तुएं गुणवत्ता और समरूपता एक जैसी होती है। जितनी प्रोडक्ट जो मार्केट में बेचे जा रही है ना, सब की सब कैसे एक जैसी है। भाई गेहूं बेचा जा सकता है, भाई कोई किसी में कोई एक आध ऐसा गेहूं होगा जिसमें थोड़ा बहुत आपके सामने पानी लग गया तो थोड़ा बहुत कालिक लग सकती है उसके, थोड़ा बहुत भाई कोई एक आध में इल्ली ज्यादा लग जाए, कोई में किसी में थोड़ा बहुत आपके सामने घास वगैरह ज्यादा जाए, घास के 2 दाने आते हैं ना वो वगैरह, डंखल वगैरह ज्यादा जाए, उसके अलावा कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। गेहूं एक जैसा प्रोडक्ट होता है। गेहूं, चना, सरसों जो किसानों के द्वारा जो उत्पादित किया जाते हैं ना चीजें, उसको समरूप उत्पादन के नाम से जाना जाता है। मतलब एक जैसी ही चीजें उत्पादित है, ना तो उनकी क्वालिटी में कोई बहुत सा अंतर है, ना उनकी कोई प्रोडक्ट में बहुत सा अंतर है। समझ में आ गया? फर्मों के प्रवेश, बहिर्गमन की स्वतंत्रता, कोई भी फर्म आसानी से बाजार में आ सकती है। भाई रामलाल को लगा कि भाई बेटा पैसे अपने पास क्या है, 10 लाख रुपए पड़े हुए, 30 लाख रुपए पड़े हैं, तो एक काम कर लेते हैं, अपन मंडी खोल लेते हैं अपने खुद की प्राइवेट मंडी। तो आप रामलाल बहुत सारी मंडी खोल ली उसने। समझ में आ गया? ये ले लो, ये तो खरीदने वाले हैं। बेचने वाले ने क्या सोचा कि भाई इस बार अपना खेत पड़ा हुआ है श्यामलाल, मैं तो बा नहीं रहा, तू उगा ले, तो उसने उगाना शुरू कर दिया। तो कोई भी व्यक्ति आसानी से चीजों को उत्पादित कर सकता है, कोई भी आसानी से खरीद सकता है। तो इसलिए क्या हो सकता है, फर्मों का जो प्रवेश व बहिर्गमन है वो आसानी से हो सकता है। तो क्या होता है, आपके सामने बाजार में चीजें वो आसानी से नए लोग आते हैं, तो इतना कंपटीशन रहता नहीं है। पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज, विक्रेताओं क्रेताओं में बाजार की कीमत व गुणवत्ताओं का पूर्ण ज्ञान होता है, और सबको पता है, खरीदने वाले को पता है कि भाई 2500 रुपए के हिसाब से गेहूं चल रहे हैं, और बेचने वाले को भी पता है कि भाई इतना ही कीमत मिलेगी आपको। समझ में आ गया? तो विक्रेता, और भाई काफी बार क्या होता है, भाई आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो बाजार में, अगर आपको कीमत का नहीं पता तो आपको ज्यादा रुपए में बेच देते हैं, है ना, आप बार्गेनिंग नहीं करते हो। तो यही है इस जो पूर्ण जो आपके सामने परफेक्ट कंपटीशन में यही होता है, विक्रेता और क्रेताओं को बाजार की कीमतों का पूर्ण ज्ञान होता है। इससे क्या होता है, आपके सामने बाजार की कीमतें वो आसानी से बदली जा सकती हैं। अगले वाला पॉइंट है कीमत अस्वीकार करना। फर्म कीमतें तय नहीं कर सकती हैं, बल्कि बाजार द्वारा कीमतों को स्वीकार किया जा सकता है। मतलब कोई भी आपके सामने जो फर्म होती है ना, वो कीमत तय नहीं करती है, बल्कि बाजार ही क्या करता है, कीमतों को तय करता है। भाई कोई आज तक कोई किसान को ये बोलते तय किया कि भाई मैं 2700 के हिसाब से गेहूं बेचूंगा, बेच लेना, खरीद लेना तो ले लेना, नहीं होता ना ऐसा। बाजार में जितनी प्राइस होगी उसी के हिसाब से चलेगा। ये चीजें बुरी लग सकती हैं, आप में से काफी विद्यार्थियों बुरी लग सकती हैं, सर ने ऐसा क्यों बोला, लेकिन देखो जो वास्तविकता है वो वास्तविकता है। अब उसमें क्या किया जा सकता है, समझ में आया? जिस दिन किसान के हाथों में वो ताकत आ जाएगी कि वो अपनी कीमतों को तय कर पाएगा, उस दिन वो भी खूब पैसे कमा पाएगा। अल्पकाल में संतुलन, अल्पकाल में फर्मों को सामान्य लाभ
अब आप अल्पकाल में संतुलन समझेंगे भाई। अल्पकाल में जो कोई भी फर्म होती है उसका सामान्य लाभ, असामान्य लाभ व हानि हो सकती है। फर्म का संतुलन वह होता है जहां पर सीमांत लागत व सीमांत राजस्व के बराबर हो गया, मतलब जितना पैसा लगाया उतना आपके सामने आ गया या उससे ज्यादा आया। संतुलन तो तब होगा, संतुलन कब होगा भाई, जितना लगाया उतना ही आ गया आपके सामने। प्रॉफिट कब होगा, जब ज्यादा आ जाएगा। लॉस कब होगा, जब कम आ जाएगा। लेकिन जब जितना पैसा आपने 10,000 रुपये लगाया, 10,000 रुपये के आपने क्या की, 10,000 रुपये के आपने खर्च किए थे मूंगफली उगाने पर, मूंगफली अच्छी नहीं हुई, आपके सामने 10,000 रुपये की हुई, तो आपने क्या, अल्पकाल में आपको संतुलन हो गया, जितना प्रोडक्शन, जितना आपने पैसा खर्च किया उतना ही आपके सामने उत्पादन भी देखने को मिला। अगले वाला पॉइंट है दीर्घकाल में संतुलन। दीर्घकाल में फर्मों के प्रवेश से बहिर्गमन की स्वतंत्रता के कारण सभी फर्म केवल सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्जित कर पाती है। मतलब जो दीर्घकाल, लंबे समय में क्या होता है, अलग अलग जो फर्म आ जाती हैं भाई, अलग अलग कंपनियां हैं वो आ जाती हैं पैसे कमाने के लिए, तो क्या हो जाता है, सभी फर्म केवल सामान्य लाभ ही अर्जित कर पाती हैं। सामान्य लाभ क्या हो पाया, पहले भाई 2 कंपनियां थी आपके सामने, सभी आपके सामने आराम से पैसे कमाते थे, अब क्या हो गई, 10 कंपनियां आ गई, है ना। तो अब क्या होगा, 10 कंपनियों में के लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन हो गए चीजों खरीदने के, तो अब क्या हो गया, उनका थोड़ा लाभ घट गया, मतलब जितना होना चाहिए था उतना हो रहा है। तो यही आपके सामने, इसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। शर्त की बात करें आपके सामने, दीर्घकाल में संतुलन वह होता है जहां पे LMC लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है आपके सामने। मतलब लॉन्ग टर्म में जितना पैसा लगाया उतना आ गया, उसको क्या कहा जाता है आपके सामने, दीर्घकाल के संतुलन के नाम से जाना जाता है। असामान्य लाभ, असामान्य लाभ को कमाने वाली फर्मों को देखकर नई फर्में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे कीमत कम हो जाती है और लाभ भी सामान्य हो जाता है। मतलब असामान्य, कोई कंपनियों को लगता है कि ओहो पता नहीं कितनी कमाई हो रही है भाई, आपके ऐसे नहीं, तो गांव में आपने कोई दुकान खोली और आपकी दुकान ठीक ठाक चल गई, तो गांव में क्या हो, ऐसे हो जाएगी, और ये तो बहुत पैसे कमाने लगे, अपन भी खोल लेते हैं इसके बराबर में। होता ना ऐसा, 2 दुकानें और खोल देंगे, ना तो उसकी चलने देंगे ना अपनी कमाई करेंगे। भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे अंदर एक सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने दिमाग का उपयोग नहीं करना चाहते, कि मेरे अंदर क्या स्किल है, मैं क्या डिफरेंट कर ना, हम मानने वाले, मेरा पड़ोसी क्या कर, रामलाल का बेटा कर रहा है, मेरा बेटा भी वही करेगा। क्यों, आपका बेटा, आपके बेटे की इतनी हाइट है क्या, आपके बेटे में वही गुण है क्या, नहीं है। हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर इंसान में अलग स्किल होती है। खुद को पहचानो, जो आप में काम करने की क्षमता होती है वो करो, आप और ज्यादा लाभ कमाओगे। यही बाजार में है, श्यामलाल की दुकान चल गई, मेरी भी चल जाए। अरे श्यामलाल को उस चीज का नॉलेज था, उसने उसकी किस्मत मान लो, उसने पैसे अच्छे से लगाए, दिन रात मेहनत की, हो सकता है आप में उस काम करने की नॉलेज ही ना हो, आपने मेहनत ही करने की उतनी हिम्मत नहीं, उसमें पता नहीं कितना काम लगता है। हमारे भारत में यही कमी है, हमारे देश में सबसे बड़ी देखो कमी, इसको चाहे स्वीकार करो या नहीं करो, हम कॉपी बहुत करते हैं चीजों को, कॉपी, इन्वेंशन पे हमारा कोई ध्यान नहीं है, बस कॉपी कर लो, सामने वाला कर रहा वही अपने आप कर लो। इन्वेंशन करोगे तभी ज्यादा पैसा कमा पाओगे, तभी सबसे ज्यादा पैसा है। जितना जो बंदा ना, जो इंसान जीवन में जितना क्रिएटिव होगा, जितना इन्वेंशन करेगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। दूसरों को कॉपी करके थोड़े दिन चल पाता है इंसान। समझ में आ गया। तो ये था पूर्ण उपयोगिता का सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने को मिलेगा, पहले बता देता हूं। और अल्पकाल व दीर्घकाल में मूल्यों के व उत्पादन निर्धारण करने की प्रक्रिया के बारे में मैंने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकाधिकार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अल्पकाल व दीर्घकाल में एकाधिकार के अंतर्गत मूल्यों एवं उत्पादन निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में विस्तार से बताइए। मतलब एकाधिकार की अवधारणा के बारे में आपको बताना है, अल्पकाल व दीर्घकाल में एकाधिकार के अंतर्गत मूल्यों एवं उत्पादन का जो निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर इसको फ्री में प्राप्त करना चाहते हो ना, तो आपको फ्री में मिल जाएगी आपको पीडीएफ। लेकिन मिलेगी कहां पर, आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करोगे, जैसे सब्सक्राइब करोगे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आपको उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे टेलीग्राम के लिंक पे, आप पहुंच जाओगे आपके सामने फाइल वाले सेक्शन में, और वहां पर जाके सर्च वाले ऑप्शन पे जाकर आपको क्या करना है, सर्च करना है इकोनॉमिक्स, ECONOMICS, इकोनॉमिक्स सर्च करना है। वहां पे जाके आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आप अपन पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन, मैंने पढ़ा दिया आपके सामने, समझ। अब एकाधिकार मोनोपोली क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। समझ में आ गया आपके सामने।
एकाधिकार बाजार की वो संरचना होती है जहां किसी वस्तु पर एक अकेला विक्रेता होता है जिसका उस वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण होता है। भाई आपके सामने क्या हो गया, एकाधिकार ऐसी संरचना है जहां पर एक ही विक्रेता होगा और जिसपे क्या होता है, एक ही व्यक्ति का पूरा अधिकार हो गया। अब आप क्या कहे, आपके मन में है कि मैं तो भारतीय रेल में नहीं जाकर और कोई सी रेल में जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा भारतीय रेल में, और जाऊंगा रेल में, भारतीय रेल में नहीं जाऊंगा, इंडियन रेलवे में। कहाँ चले जाओगे, इंडिया में? इंडिया में है ही नहीं। भारतीय रेल के अलावा और दूसरी कोई कंपनी नहीं है जो रेल चलाती है, ट्रेन चलाती है। कौन चलाती है? इंडियन रेलवे जी चलाती है। कहां से चले जाओगी? नहीं जा सकते ना। क्यों? क्योंकि एक ही कंपनी है पूरे भारत में तो जो रेलवे को चलाती है। तो इस प्रकार का कंपटीशन, इस प्रकार का बाजार में कोई वस्तु जिसको उत्पादित करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है। आपके मन में आ गए या कोई रेलवे है, कोई सुविधा ना देती और ना आपके सामने मुझे 2-2 महीने टिकट नहीं मिलती है, मेरी कंफर्म नहीं होती है, तो मैं तो इसमें नहीं जाऊँ और कोई में जाऊँ। अरे ऑप्शन ही नहीं है, जाओगे कहां से? और कोई ऐसी कोई है क्या कंपनी जो आपके सामने ट्रेन चलाती है और कोई प्राइवेट कंपनी, कोई सरकारी कंपनी नहीं है ना ऐसी। तो यही अकेला इंसान, किसी कोई अकेला फर्म, अकेला व्यक्ति, किसी जो क्या करता है आपके सामने विक्रेता होता है और बहुत सारे लोग उसको खरीदने वाले होते हैं। अब भारत में कितने ज्यादा लोग हैं जो भारतीय रेल का यूज करते हैं ना। तो इसी को क्या कहा जाता है? पूर्ण कंपटीशन के नाम से जाना जाता है। और उस वस्तु का कोई निकटवर्ती स्थान, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होता है। अब आप रेलवे की जगह, आपके सामने भाई रेलवे की जगह तो अब आपके सामने भैया बस से भी जा सकते हो, एरोप्लेन से भी जा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं आपके सामने जिसका आप और उत्पादित नहीं कर सकते हो। पहले के समय में किसी क्षेत्र में रेलवे सेवा पर सरकार का एकाधिकार होना, तो पहले के समय आपके सामने रेलवे पर लगभग किस प्रकार कंट्रोल होता था? आपके सामने रेल का होता था। अब ये मत कह देना हम तो मेट्रो में चले जाएंगे। कहाँ जाओगे? मुंबई से दिल्ली चले जाओगे मेट्रो में, है ना? नहीं जा सकते ना आपके सामने। तो ये यार रेलवे का और कोई ऑप्शन नहीं होता था। समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी दिमाग तो खुराफाती दिमाग आपका। कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में एक आध कर देना ऐसा कमेंट, है ना? अच्छा लगता है आपके सामने। कौन सी कॉलेज के विद्यार्थी हो ये भी बताना मेरे को आप। विशेषताओं की बात करें, एक विक्रेता और बड़ी संख्या के विक्रेता होते हैं। मतलब विक्रेता एक होता है और उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। बेचने वाला एक व्यक्ति, खरीदार बहुत सारे व्यक्ति। अगला क्या है? निकट प्रति स्थान का भाव। निकट प्रति स्थान क्या होता है आपके सामने? क्लोज कंपटीशन नहीं होता भाई कोई भी। समझ में आ गया? आपने क्या किया? रेलवे है, अब आपको सामने मतलब ऐसी जगह समझ लो जहां पर रेलवे जाती नहीं है। अब क्या करोगे? नहीं जा सकते ना। तो आपके सामने वहां पर हवाई जहाज जाती ना, आपके सामने हवाई जहाज में जाने के पैसे नहीं आपको एरोप्लेन में, और आपके सामने जो क्या बोलते हैं बस जाती नहीं। वहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र बस पहुंच ही नहीं सकती, रेल ही जाती है आपके सामने। अब ऐसे मत करना, जहाँ रेल जाती है वहां तो बस चली जाएगी। मान लो एक ऐसा उदाहरण लेके चलो, पटरियां वगैरह कुछ ऐसी व्यवस्था आपके सामने, सड़क में बंदे हो गई आपके सामने, है ना? तो ऐसा क्या हो सकता है आपके सामने? तो निकट सब्स्टिट्यूशन नहीं मिल पाता ऐसे प्रोडक्ट का। समझ में आ गया? प्रवेश पर कठोर प्रतिबंध, कानूनी या तकनीकी। अब सरकार अगर प्राइवेट कंपनी कोई बना ले, रेल में बहुत पैसा, रेलवे में बहुत पैसा आपके सामने, है ना, लेकिन कानूनी कार्रवाई हो सकती है उस पर। समझ में आ गया? तकनीकी, हर किसी के पास तकनीक नहीं होती है आपके सामने। अब क्या होता है आपके सामने? स्पेस टेक्नोलॉजी है। स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा है, लेकिन पैसा इतना खर्च होता है, तकनीक हर इंसान के पास नहीं होती। तो क्या होती है? वो इतना पैसा सिर्फ सरकारें खर्च कर पाती हैं, इसलिए हर कोई व्यक्ति उस पर काम नहीं कर सकता है। भाई इलोन मस्क की था ऐसा जिसके दिमाग में उल्टा दिमाग चला और उसने स्पेस एक्स खड़ा कर दिया। बाकी पहले स्पेस टेक्नोलॉजी में सिर्फ सरकारी कंपनियां हुआ करती थी, प्राइवेट कंपनी नहीं हुआ करती थी आपके सामने। समझ में आ गया? कीमत निर्माता, एकाधिकार वाली वस्तु का कीमत स्वयं तय करती है। भाई कोई एक व्यक्ति है, एक ही प्रोडक्ट तय बनाने वाला है, तो वही तय करेगा आपके सामने कि कितना पैसा उसको लेना है। समझ में आ गया? अब इसमें कॉन्सेप्ट है अल्पकाल व दीर्घकाल में मूल्यों एवं उत्पादन निर्धारित करना। अब रेलवे कहते 200 रुपये लेनी तो लेना पड़ता है भाई, देने पड़ते हैं ना आपके सामने। वही वाला उदाहरण है। एकाधिकार का लक्ष्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। जो मोनोपोली होती है ना, उसका लक्ष्य क्या होता है आपके सामने? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना होता है। लाभ अधिकतम करने की शर्त यह होती है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल, आपके सामने क्या होती है? आपके सामने जो रिजल्ट है उसके बराबर होती है। समझ में आ गया? अधिकतम जो मूल्य और मात्रा, मतलब मोनोपोली में सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाएगा, और जो पूर्ण जो आपके सामने सीमांत होता है उसमें क्या होता है आपके सामने? जितना लगाया भाई कम से कम पहले उतना निकालो, बाद में प्रॉफिट देखना आपके सामने, है ना? प्रॉफिट वहां पे कम से कम हो पाता है। यहाँ पे एमसी इज इक्वल टू एमआर होता है, जहां उत्पादन की मात्रा तय होती है, उसके बाद एकाधिकार और उस वस्तु की AR वक्र मांग के अनुसार कीमत वसूलता है। मतलब जितनी
फिक्स चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी। अब भारतीय रेल में 5,000 ट्रेनें, 10,000 ट्रेनें, फिक्स ट्रेनें, इतनी ट्रेनें, लेकिन ये तो सरकार के नियंत्रण में, तो सरकार पैसे नहीं बढ़ा पाती। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी होती तो क्या करती, जैसे फेस्टिवल का सीजन आ गया, ज्यादा लोग जा रहे हैं तो क्या कीमत बढ़ा देंगे। बसों में देख लो, बस होती है उसमें यही करते हैं, जहां पर ज्यादा लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है। तो यही आपके सामने कोई भी एकाधिकार में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश की जाती है। और एआर का जो वक्र मान के होता है, मतलब जितना ज्यादा उसकी लोगों की मांग बढ़ेगी उतना ज्यादा पैसा वसूला जाता है और उत्पादन भी सीमित किया जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति कितना उत्पादन कर लेगा आपके सामने। अल्पकाल एकाधिकार को, अल्पकाल को असामान्य लाभ, असामान्य लाभ या असामान्य हानि हो सकती है। मतलब एकाधिकार को क्या हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म में, मतलब फेस्टिवल वाला सीजन चल रहा है, बहुत ज्यादा कमाई हो जाएगी, है ना, और उसके बाद में श्राद्ध वाला सीजन आ गया, कम लोग ट्रेवल कर रहे हैं आपके सामने इधर से उधर से, तो क्या होगा, अल्पकाल में नुकसान भी हो सकता है या कभी कभी सामान्य लाभ भी हो सकता है। तो तीनों की तीनों चीजें देख सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर उसका फेस्टिवल का, उसका डिमांड का सीजन ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा पैसे कमाएंगे, डिमांड घट जाएगी तो हानि भी हो सकती है और सामान्य लाभ भी हो सकता है। तीनों की तीनों सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अगले वाला लॉन्ग टर्म में एकाधिकार बाजार में प्रवेश का प्रतिबंध होता है, इसलिए एकाधिकार को दीर्घकाल में असामान्य लाभ होता है। ये तो भारतीय रेल है जिसमें वो काबिलियत है, जो मुनाफे में होकर दिखा रखा है उसने। बाकी तो सबको जो मोनोपोली होती है ना, उसमें सबको कमाई होती है ना। ये तो भारत सरकार में भाई काबिलियत है, बहुत काबिलियत है भारत सरकार के अंदर। कोई प्राइवेट, कोई सरकारी ऐसी कंपनी नहीं है जिसको नुकसान में नहीं डाला हो। पूरी दुनिया, सारा भारत यूज कर लेना और सरकारी कंपनी उसको चला रही है, नुकसान में जाएगी, फिर भी प्रॉफिट में नहीं हो सकती। लेकिन बस कैसे न कैसे, चाहे भ्रष्टाचार करना पड़ो, चाहे कुछ भी करना पड़ो, चाहे प्राइवेट कंपनी लाना पड़ो, लेकिन करेंगे उसको नुकसान के अंदर ही। तो यही है एकाधिकार में क्या होता है, लॉन्ग टर्म की बात करें आपके सामने, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट खरीदने वाला है, उसको लगातार खरीदार रहेंगे, एक ही वो उत्पादित करने वाला है, तो कोई नई फर्म आएगी नहीं प्रतिस्पर्धा के लिए, इसलिए पैसे भी, प्राइस वो घटाएंगे नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाते हैं। निष्कर्ष की बात करें, एकाधिकार की कीमतें हमेशा सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होती हैं, जिससे उपभोक्ता का शोषण भी होता है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है भाई, उतनी कॉस्ट, जितनी कॉस्ट आपको लेनी चाहिए, कोई व्यक्ति कोई उस प्रोडक्ट की जितनी वास्तविक वैल्यू, उतनी वैल्यू लेनी चाहिए, उससे ज्यादा वो हमेशा पैसे वसूलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लोगों की डिमांड ज्यादा रहती है, इसलिए क्या था, उपभोक्ता को ज्यादा नुकसान होता है, ज्यादा नुकसान होता है। और जो मोनोपोली है वो समाज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। समझ में आ गया आपके सामने। तो ये था एकाधिकार का सिद्धांत, मैंने आपको अच्छे से बताया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।